एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो साथ ही साथ लिखते चलिए कि इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि निजी वस्तु वह है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर, कीमत रेखा किसे कहते हैं, नेक्स्ट मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, नेक्स्ट है निजी वस्तु किसे कहती हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो गाइस, इसका आंसर साथ ही साथ आप लिखते चलिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आप लिखोगे कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, और जब आय में कमी होती है तो उपभोग भी घट जाता है। यानी इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा आप लिखोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार हैं, उसे ही हम कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, तो कीमत रेखा क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, निजी वस्तु किसे कहते हैं, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद गाइस, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो मुद्रा क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए मुद्रा की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मुद्रा की परिभाषा गाइस आप लिखो कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है आयात व निर्यात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जो आप ये देख रहे हो ये सारे ही आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगर इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए बोर्ड में एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है गाइस। अगर एक बार में इनके आंसर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को चला लीजिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप इन जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन से तैयार करने हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन प्रश्नों को आप तैयार करोगे, उनको यहाँ पर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं।
अब यहाँ पर गाइस देखिए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो राजस्व घाटा क्या होता है, हम कई बार देख चुके हैं। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार के कुल व्यय ऋण ग्रहण को छोड़कर और कुल प्राप्तियों का अंतर है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर। अगला प्रश्न है उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। ये सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सारे ही प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो गाइस इसी तरह से आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, पहले जो आपने देखे थे वो थे आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ये हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख चुके हो। विस्तृत में फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है। आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। तो इन तीन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, कुछ और भी प्रश्न आगे हैं उनको भी देखेंगे, तो इन तीन क्वेश्चंस को पहले आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। विस्तृत में आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपको अथवा में दे दिए जाएंगे, तो 3 का ही आपको वहाँ पर आंसर देना है। अब इसके बाद देखिए गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए।
यहाँ पर गाइस आपका पहला प्रश्न दिया गया है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, कैसी होती है? इकाई से अधिक या फिर इकाई से कम। एंड थर्ड नंबर पर ऑप्शन है शून्य, इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है अनंत। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कैसी होती है? अनंत जो ऑप्शन दिया गया है रॉन्ग ऑप्शन है। शून्य यहाँ पर जो ऑप्शन मिला है ये भी रॉन्ग है। इकाई से कम ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इकाई से अधिक। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसी होती है? इकाई से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आपको पता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? छोटा अर्थशास्त्र, यानी इस तरह कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, या फिर थर्ड नंबर पर ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, एंड नेक्स्ट है ये सभी। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो एंड में जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये सभी। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर ऑप्शन मिला है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी, फर्स्ट नंबर पर है कपड़ा उद्योग। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। तो ध्यान रखना, अगर ये ऑप्शन मिले और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाएगा? कपड़ा उद्योग का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है, ये आपको बताना है कि अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, सेकंड ऑप्शन है वस्तुओं का निर्यात, थर्ड ऑप्शन है सेवाओं का निर्यात, एंड फोर्थ ऑप्शन है पूंजी का निर्यात। तो आपको बताना है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है। तो अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है पूंजी का निर्यात, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन मिला है सेवाओं का निर्यात, यह ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? और सेकंड नंबर पर है वस्तुओं का निर्यात, और फर्स्ट नंबर पर है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर सी। सेवाओं का निर्यात अदृश्य निर्यात का अर्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तरलता अनुपात, या फिर राजस्व घाटा, या फिर बजटीय घाटा, एंड 4 नंबर पर जो ऑप्शन मिला है वो है शुद्ध निवेश, ठीक है। तो आपको बताना है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य क्या कहलाता है। तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन दिया गया है तरलता अनुपात, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? और सेकंड नंबर पर है राजस्व घाटा, थर्ड नंबर पर है बजटीय घाटा, फोर्थ नंबर पर है शुद्ध निवेश। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्व घाटा। तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का आधिक्य राजस्व घाटा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जीएसटी एक कर है। जीएसटी एक कैसा कर है? आय पर, यानी जीएसटी एक कर किस पर लगाया जाता है ये आपको बताना है। आय पर, वस्तु एवं सेवाओं पर, बचत पर। इसके बाद यहाँ पर आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो जीएसटी एक कर है, तो जो आपका 4 नंबर पर ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है बचत पर, ये भी आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। वस्तुओं एवं सेवाओं पर, ये कैसा ऑप्शन है? ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो वस्तुएं एवं सेवाओं पर जीएसटी लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार का नियम प्रस्तुत किया है, किसने किया है? जेएम कीन्स ने,
JB सेन ने, AC पीगू ने या फिर GB क्लार्क ने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाजार का जो नियम है वो किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन है GB क्लार्क ने, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है AC पीगू ने, 2nd नंबर पर है JB सेन ने एंड 1st नंबर पर है JM कीन्स ने। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा JB सेन ने। याद रखना कि बाजार का नियम JB सेन ने प्रस्तुत किया। किसने किया? JB सेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये गाइस कई बार प्रश्न पूछा गया कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो क्या है मुख्य कार्य? पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। मुद्रा का निर्गमन करना, साख सृजन, या फिर मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, या फिर विमुद्रीकरण। आपको यहाँ पर बताना है कि जो व्यावसायिक बैंक है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। 3rd नंबर पर जो ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, तो ये व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य नहीं है। 1st नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है कि मुद्रा का निर्गमन। तो यहाँ पर पूछा गया कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य आपको बताना है, ये भी इसका मुख्य कार्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा? 2nd नंबर पर साख सृजन। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य साख सृजन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय पूरी आय, उसका आकलन हम किसके द्वारा करते हैं? वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। तो किसके द्वारा करते हैं ये आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो हम किसके द्वारा करेंगे, यहाँ पर गैस करके बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 नंबर पर, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी आपको देख लेना कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी? एडम स्मिथ ने, या फिर मार्शल ने, JB सेन ने, या फिर कीन्स ने। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? अभी आप देख चुके हो, JB सेन ने। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी है। तो यहाँ पर बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4, कीन्स। तो प्रभावी मांग की संकल्पना कीन्स ने दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आपको बताना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें क्या सम्मिलित है, कृषि, मत्स्य, खनन, या फिर ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, एक बार दोबारा से ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि, 2nd ऑप्शन है मत्स्य। इसके बाद यहाँ पर आपको 3rd ऑप्शन में मिला है खनन, और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा दिया गया है, ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सभी, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी सम्मिलित है, मत्स्य भी है, खनन भी है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये सभी, यही होगा आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो कितने साधन स्थिर होते हैं, पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया गया कोई भी नहीं, दूसरा है कि सभी,
और तीसरा ऑप्शन है कम से कम एक। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है अनिश्चित। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। अनिश्चित जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है कोई भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। सेकंड जो ऑप्शन है सभी, ये भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कम से कम एक। ध्यान रखना, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं, कम से कम एक। अब इसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरी बुक से, वो यहाँ पर आप देख चुके हो। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, उनके साथ में आंसर भी आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।